Yo, people, what's up? Welcome to Never Stop Dancing presents Dance Talks. बॉलीवुड के हर एक आर्टिस्ट के साथ इन्होंने काम किया है. सो आई वॉन्ट टू वेलकम द पर्सनैलिटी हु इज वेरी क्लासिक, हु इज हार्ड वर्किंग, हु इज पैशनेट एंड सिर्फ अपने गोल पे जिसका ध्यान है. नाम तो ज़रूर सुना ही होगा, मिस्टर राहुल शेट्टी. Hello, thank you. That was a very great introduction. और बहुत अच्छा बोलने लगा है तू. Wow. आपसे ही सीखा है. Very nice. But I'm so happy to be here, especially for Faizan. I think this is a great initiative. So yes, I'm really excited for this. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. सर, आप जब आए स्टूडियो में, आई वाज फीलिंग दैट पॉजिटिव वाइब व्हिच आई मेंशन, कि इतना पॉजिटिविटी, इतना चार्म. सर, वो कैसे कैरी कर रहे हो आप? So definitely मैं सुबह उठ कर ये नहीं सोचता हूँ कि मैं I have to carry it this way. But I think इतना काम करने के बाद, इतना एक्सपीरियंस लेने के बाद, I have realized कि काम को काम की जगह रखना चाहिए और हमारी पर्सनल लाइफ को पर्सनल लाइफ की जगह. हम दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए कि काम कभी होता है कभी नहीं होता है. स्पेशली हमारे इंडस्ट्री में कभी बहुत काम होता है, कभी ज़रा भी काम नहीं होता. बहुत लोग इनसिक्योर हो जाते हैं कि अरे मेरी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा, मैं क्या कर रहा हूँ, एम आई डूइंग द राइट थिंग, एम आई नॉट वर्किंग हार्ड इनफ. ये थॉट्स आने लगते बहुत ईजीली और उसके वजह से समवेयर डाउन द लाइन आपकी पर्सनालिटी पे वो इफेक्ट करता है. तुम कहीं ना कहीं सहम जाते हो, डिम हो जाते हो, तुम्हारा ऑरा कम हो जाता है. ये आपने एक्सपीरियंस किया है, इसलिए आप बोल पा रहे हो ये. हाँ, इसलिए मेरे को वो सेंस है कि ऐसे होता है. हाँ, तो मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आई एम स्टिल लर्निंग टू कीप दैट अवे बिकॉज वी आर ह्यूमन बीइंग्स. वो इफेक्ट होता है जब आप देखते हो कि अरे यार मेरे को भी ऐसा काम करना है, मेरे को भी वैसे काम करना है, मेरे को भी इतना बड़ा गाना करना है. तो कहीं ना कहीं तुम सोचते हो कि अरे नहीं मेरे को ऐसे करना है. बट दैट कैन नेवर डल योर पर्सनैलिटी, डिम योर पर्सनैलिटी. सो आई थिंक वो मैं भी सीख रहा हूँ एंड कहीं ना कहीं आई थिंक मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ. इसलिए मैं दरवाजे के बाहर तक मैं बहुत ही स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ अदर थिंग्स. But as soon as I entered, I saw your face and I think I got back in action. cool sir. So पहला क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, सबको मैंने पूछा है, सबका डेफिनेशन अलग है. What is dance for you? Oof. I think ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है. Dance for me is everything. Everything. By that I mean everything. मतलब सब कुछ है. Because मैंने डांस करना शुरू ही किया था व्हेन आई वाज 6. तो आई थिंक ऑलमोस्ट पूरी लाइफ अब तक टिल डेट आई बीन डूइंग दैट. आई बीन लकी इनफ, बहुत ही लकी रहा हूँ कि मेरे को ये करने का मौका मिला एज माई हॉबी इनिशियली एंड नाउ एज माई प्रोफेशन. सो आई थिंक बहुत कम लोग फॉर्चुनेट होते हैं कि उन्हें ये मौका मिलता है अपने पैशन को फॉलो करने का, और मुझे वो मौका मिला. सो I've been living life through dance. अब मैं जो भी देखता हूँ, जो भी करता हूँ, जो भी महसूस करता हूँ is somewhere down the line because of dance. So मेरे लाइफ, मेरी पर्सनालिटी, मेरे दोस्त, मेरे पार्टनर्स, मेरी सब कुछ, in a way सब कुछ is because of dance. So I think is why I tell everyone कि dance is everything for me. Correct. Because सब कुछ उसी से मिला है और उसी से सीखा है, जीने का तरीका भी उसी से सीखा है. सो या कभी ऐसा हुआ है ना सर कि अभी आपने बोला डांस इज एवरीथिंग फॉर यू, तो ये थॉट सडनली तो नहीं आया होगा आपको? अगर मुझे जितना पता है, मैंने जितना एक्सपीरियंस किया, बातें की है, क्योंकि लोगों की लाइफ में फेज होता है कि कभी कभी लोग सोचते हैं कि नहीं वर्कआउट हो रहा है. Correct. ऐसा हुआ है आपके साथ कि ये स्टेटमेंट बोलने से पहले कि डांस इज एवरीथिंग, व्हिच डिड यू रियलाइज इट लेटर? मतलब आपको बाद में पता चला ये? नहीं, ये मेरे साथ तो नहीं हुआ. एज आई सेड कि मैं बचपन से ही डांस कर रहा हूँ. तो बचपन से ही मैंने सोच के रखा था या मैनिफेस्ट किया था कि मेरे को कोरियोग्राफर बनना है. और आई थिंक कॉन्शियसली आई वाज ऑलवेज प्लानिंग टू डू दिस. तो ये मेरे लाइफ में अचानक से हुआ है या किसी को देख के हुआ है, वैसा नहीं था. 6 साल की उम्र में मुकाबला देखा था
बहुत ही इंस्पायर हुआ था और पता था कि मेरे को ये करना है। 8-9 साल का था जब से मैं प्रोफेशनली काम कर रहा हूँ, तो आई थिंक ये फिर इसलिए अचानक से नहीं हुआ, ये उनका प्लान था और उसी प्लान पे मैं फिर फॉलो कर रहा हूँ। एंड ऐसे मौके, ऐसे सिचुएशंस बहुत बार आए जब ऐसे लगा कि अरे यार, बिकॉज आई वाज डूइंग इंजीनियरिंग, qualification is a must, that I will tell everyone, because I think my mom dad के वजह से मैं बहुत ही ऐसे था कि अच्छा नहीं, एटलीस्ट एक बेसिक क्वालिफिकेशन होना चाहिए। एंड आई वाज वेरी स्टूडियस व्हेन आई वाज यंग। आई थिंक उतना स्ट्रेंथ आई हैड और वाज गिवन टू मी, गिफ्टेड टू मी, कि आई कुड हैव दैट, कि मैं उतना डिसिप्लिन्ड और डेडिकेटेड रह सका डांस के प्रति। बट यस, क्वालिफिकेशन करनी थी इसलिए इंजीनियरिंग खत्म की, बट साइड बाय साइड आई वाज डांसिंग थ्रू आउट माई लाइफ, एंड इज वाई आई थिंक मैंने बहुत ही जल्दी शुरू किया, इसलिए जहां भी पहुंचा हूँ थोड़ा बहुत वो उसी की वजह से। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लोगों को बताइए कोरियोग्राफर एंड डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी में डिफरेंस क्या है? क्या है सर? हाँ, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन बॉलीवुड में है। इंटरनेशनली दीज आर टू डिफरेंट प्रोफेशन, दो अलग अलग काम है। कोरियोग्राफर का काम है कोरियोग्राफी करना, डांस मूव्स म्यूजिक पे सेट करना। डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी का काम है टू शूट इट, इन सिंपल टर्म्स टू रिकॉर्ड इट in a way where it can be presented in films and TV and whatever digital platform. End result. Yes. So वो काम डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी का होता है, जो जिन्हें शूटिंग नॉलेज होता है, जो एक स्टेप को और अच्छा कैसे दिखा सके कैमरा के थ्रू। तो क्या ये कह सकते हैं कि कोरियोग्राफर भी डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी हो सकता है? यस, डेफिनेटली। जो हमारे बॉलीवुड में होता है, हमारे बॉलीवुड में बेसिकली कोरियोग्राफर कोरियोग्राफी भी सेट करता है एंड ही इज द गाय हु आल्सो शूट्स इट। सो बेसिकली वो दोनों काम कोरियोग्राफर करता है। सो यस, अ कोरियोग्राफर कैन आल्सो बी द डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। So yes, that's what the difference is. Everyone has their own language of filmmaking. So इसीलिए director of choreography is very important, is a very important person, because आपके काम को और अच्छा कैसे टीवी पे दिखा सके या फिल्म स्क्रीन पे दिखा सके, वो उनका काम होता है, जो हमारे यहाँ पे एक कोरियोग्राफर भी करता है। इसलिए इट वोंट बी रॉन्ग टू कॉल अ कोरियोग्राफर हियर द डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी आल्सो। हमारे बॉलीवुड में ये दोनों काम एक ही आदमी करता है, वो है कोरियोग्राफर। इंटरनेशनली इन हॉलीवुड देयर आर टू डिफरेंट पीपल। कोरियोग्राफर होता है जो टेक्निकली ट्रेंड होता है और वो उस म्यूजिक पे डांस मूव्स कोरियोग्राफ करता है। डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी इज द पर्सन who will shoot the dance move that you have set, the choreographer has set. So ये difference होता है, एक है जो content create करता है, एक है जो उसे shoot करता है, which is presentable for TV and film screens. So yes, that's the difference. Sir, my next question is, process क्या है sir choreography का? Please explain step by step, sir. Yes, definitely. ये तो मैं जरूर बताना चाहूंगा, क्योंकि ये I think किसी को पता नहीं चलता. So when you do a film song, तो आपके पास ऑलरेडी एक्टर और एक्ट्रेस दिए गए होते हैं। सो वो एक्टर एक्ट्रेसेस आपको पता है, आपके पास गाना है। अब गाना कैसे दिखेगा, विजुअली वो कैसे लगेगा, कोरियोग्राफर हैज टू सेट ऑन दैट, ऑन द लुक एंड फील ऑफ द सॉन्ग। ही हैज टू डिसाइड ऑन द कॉस्ट्यूम्स फॉर द डांसर्स, फॉर द आर्टिस्ट। ही हैज टू sit with the art director if he has any specific requirement. अगर कोई बहुत सारे कोरियोग्राफर्स हैं जिन्हें विजुअली बहुत अलग चीजें करने का बहुत वो होता है, क्रिएटिव वो होता है। जैसे कि आप इंजीनियर, जैसे कि मैं तो हूँ, बट मेरे ऊपर वाले भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने अमेजिंग सॉन्ग्स दिए जिनसे हमने सीखा। सो आई थिंक उन सब का विजन होता है जो उनको यहाँ से स्क्रीन तक लाना होता है। तो वो प्रोसेस में आपके कॉस्ट्यूम्स हो गए, आपका आर्ट हो गया, आपकी कोरियोग्राफी हो गई। अगर अभी के जनरेशन में बहुत सारे VFX वाले ट्रिक्स यूज करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉम्बिनेशन जिन पे एक कोरियोग्राफर को काम करना होता है। देन ही हैज टू सिट विद द डायरेक्टर इफ दैट विजन ऑफ हिज मैचेस विद हिज फिल्म, बिकॉज एक फिल्म सॉन्ग है, सो इट इज वेरी नेसेसरी दैट इट शुड हेल्प द फिल्म, इट कांट बी अ म्यूजिक वीडियो। करेक्ट। तो वो फिल्म को फायदा होना चाहिए उससे। तो वो हिसाब से वो सारी चीजें, वो सारा मैथमेटिक्स जब बैठता है, तब जाके एक कोरियोग्राफर
रिहर्सल स्टूडियो पे जाता है, हाँ गाने पे कोरियोग्राफी सेट करता है। बॉलीवुड सॉन्ग है तो एक हुक, एक अच्छा हुक होना बहुत जरूरी होता है। तो वो उस हुक पे कितना हाँ टाइम जाता है सर। correct, वो क्रिएट करने में बहुत टाइम जाता है। कभी कभी बहुत ही इंस्टेंटली क्लिक हो जाता है बिकॉज ऑफ द ऑडियो। आप ऑडियो पे, उस ऑडियो पे आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट कर रही है, और आपको, जैसे मेरे केस में मेरे को वो गट फीलिंग आ जाती है कि नहीं ये वर्क करेगा, तो मैं उस स्टेप के साथ आगे बढ़ता हूँ। तो वैसे वो कोरियोग्राफी सेट हो जाती है, फिर हम सेट पे जाते हैं, फिर हमें डिसाइड करना होता है कि कौन सा स्टेप कहाँ पे, किस एंगल में, कौन से बैकड्रॉप पे शूट किया जाए। दैट्स डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। करेक्ट, दैट्स डायरेक्टर ऑफ कोरियोग्राफी। हाँ सो उस तरीके से फ्रॉम स्क्रैच टू द फाइनल प्रोडक्ट बहुत सारी लेयरिंग है, बहुत सारा काम होता है। सो वी शूट इट। यहाँ पे बाकी बहुत सारे लोगों का काम खत्म हो जाता है, कोरियोग्राफर का काम अभी तक खत्म नहीं होता, बिकॉज देन ही हैज टू गो एंड सिट एंड एडिट द सॉन्ग, बिकॉज वो विजन उनका होता है, उनके दिमाग में चल रहा होता है कि उन्हें कैसे गाना प्रेजेंट करना है। सो एडिट पे भी उनको जाके बैठना होता है, प्रॉपर एडिट करके देन यू हैव टू सिट ऑन द DI। DI इज कलर करेक्शन बेसिकली ऑफ द एंटायर फुटेज दैट वी शूट। सो वो सारी चीजें करके फिर वो गाना रेडी होता है टू प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड, एंड देन फिर लोग वो गाना देखते हैं और उस पे रील बनाते हैं और उसे फेमस करते हैं। You know, it So, it yes. takes a lot, I think. Yes, it's you need an army for that, like costume designer से लेके आर्ट डायरेक्टर से लेके म्यूजिक डायरेक्टर से लेके और रेगुलर स्पॉट बॉय से लेके प्रोडक्शन गाय, बहुत सारे लोगों का काम होता है, बहुत सारे लोग, एडिटर। There are a lot of people. I think Yes. ऐसा नहीं है कि आपको मतलब सब याद रख सकते हो आप at the moment, but मुझे पता है, like audience, please note down, this is not an easy job. मतलब It is not. it is not. Nothing is easy. But Yes, but yeah, but it takes a lot because you know, सर क्योंकि क्या है ना, मुझे लगता है ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल है। बिकॉज लास्ट में पॉडकास्ट में भी बात की थी मैंने वैभव सर से, तो उन्होंने ये बोला था हमारा काम ना दिखता है लोगों को, दूसरे काम दिखते नहीं है लोगों को। वी आर ऑलवेज देयर विद द ऑडियंस, सो आई थिंक it's really tough. So I think it's a very risky thing also कि you never know ना what goes up. ऐसा हुआ है आपके साथ कि आपने एक्सपेक्ट किया था कि ये सॉन्ग जाएगा और फिर नहीं हुआ, या फिर ये नहीं हो तो ये गया, ऐसा कुछ हुआ है कभी? वो तो बहुत बार होता है। आई थिंक इज व्हाई वी ऑल आर स्टिल हियर क्रिएटिंग स्टफ। अगर हमें ऑलरेडी जो हम सोच रहे या जो हम एक्सपेक्ट कर रहे वही होता, तो आई थिंक कहीं ना कहीं हम सिर्फ अच्छी चीजों पे काम करते हैं, या हम कभी एक्सपेरिमेंट करते ही नहीं। सो आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स अस गोइंग, और हम इसीलिए लगे पड़े रहते हैं कि एंड आल्सो योर मेंटल स्टेट नो कि हाँ, मतलब यही है, डांस इज एवरीथिंग। डांस इज एवरीथिंग। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टिल डेट व्हाट वाज योर बेस्ट कोरियोग्राफी? आई वुडंट से इन द टर्म्स ऑफ कि रीच या ये वगैरह, आपका बेस्ट कोरियोग्राफी कौन सा था अभी तक का कि मैंने इसमें भाई इतना काम किया है ना, इतने लग गए ना मेरे, लाइक लिटरली मेरा मैं सोया नहीं, ये किया, असिस्टेंट ये वो, आर्टिस्ट तक, मतलब वो जान उसको सिखाने तक सेट पे, एंड आई वाज लाइक कि फाइनली ऐसा कौन सा था सर? I don't know if it was my best choreography, but there's this one song which will always be very special to me. I was inspired by Prabhudeva sir, और उनको देख के ही मैंने आई थिंक कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों ने डांस सीखा होगा या डांस शुरू किया होगा। तो आवर फर्स्ट सॉन्ग एज इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर्स was for Prabhudeva sir, Happy Hour from ABCD2, वो एक गाना, और फिर रिसेंटली वाज मुकाबला। सो आई थिंक वो पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया मुकाबला के साथ, कि मुकाबला ही था जो मैंने बचपन में देखा था और मैं यार ये कैसे किया इन्होंने और फिर मेरे को ही मुकाबला करने मिला। तो आई थिंक उससे बड़ी बात मेरे लाइफ में या मेरे करियर के लिए कुछ नहीं हो सकती। तो आई थिंक दैट सॉन्ग विल ऑलवेज बी वेरी स्पेशल टू मी। और आर्टिस्ट भी वैसे थे ना कि आर्टिस्ट मतलब ऐसे थे कि वो आज भी वैसा ही डांस करते। तो आई थिंक वो सबसे बड़ा इंस्पिरेशन था, या वो सबसे बड़ा मेरा भी करियर गोल है कि उस एज में मैं उनके जैसा वैसा नाच सकूं। आई फील कि वो सर इतने वेल अवेयर है अपने बॉडी को लेके, अपने मूव्स को लेके, अपने बॉडी मूवमेंट को लेके। ऐसे ही मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने हैप्पी आवर किया था, कि वो आए, देखा उन्होंने, और वो एक 1.5 घंटे में उन्होंने पूरा गाना सीखा और वो निकल गए, जो हम 3-4 दिन से कोरियोग्राफ कर रहे थे। सो आई थिंक वो अभी भी इतने
टच में है डांस के एट दिस एज ऑल्सो। वही मैं बोल रहा था ना कि मेरे को वो इंस्पायरिंग है। उस एज पे मैं भी चाहूंगा कि मैं वैसा ही रहूं, वैसे ही अजाइल रहूं, वैसे ही डांस मूव्स कर पाऊं। सो यस, दैट्स द गोल। आई थिंक ही इज ब्लेस्ड डेफिनेटली, बट ही इज ऑल्सो वेरी हार्ड वर्किंग एंड आई थिंक ही ट्रूली लव्स हिज आर्ट फॉर्म। वो प्यार दिखता है उनके डांस से डांस में। कि वो कितना प्यार करते हैं, कितना टाइम उन्होंने अपने आर्ट फॉर्म को दिया है। Sir, on a personal level and on professional level, how close is Remo sir to you? Oh, he is like my family. He's almost like my father. Very fatherly figure to me. मैं कहीं अगर अटक गया हूँ या किसी चीज में फंस गया हूँ क्रिएटिवली या काम को लेके, so I think that's the name that instantly comes to my mind, and he's the go-to person that I will call instantly और पूछूंगा कि सर ऐसी ऐसी चीज है, करूँ या नहीं करूँ, या ये सही है ये गलत है। तो वो लेवल पे आई थिंक ही इज दैट पर्सन टू बी। उन्होंने हमेशा सही गाइड किया। उन्होंने ही मुझे पुश किया टू बी एन इंडिपेंडेंट कोरियोग्राफर। सो आई थिंक वो चीज मैं कभी भूल नहीं That's a सकता। very big thing. मतलब independent choreographer going in the industry की मैं खुद एक से कोरियोग्राफर करूँगा। दूसरे कोरियोग्राफर को अगर बोल रहा है कि तू भाई अब तुझे सोलो होना चाहिए, अब तू इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए, आई थिंक उससे बड़ी बात नहीं हो सकती, और ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। And that to a legend like that, you know, Correct. telling you. तो ऐसे लोगों को हमेशा ट्रेजर करना चाहिए। आई थिंक आई हैव बीन वेरी लकी, बहुत ही लकी रहा हूँ व्हेन इट कम्स टू पीपल। आई हैव गॉट गुड पीपल इन माय लाइफ अराउंड मी, और अच्छे लोगों का होना आपकी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, जो डिसाइड करता है कि आप कहाँ तक पहुँचोगे। सो आई ऑलवेज प्रेफर treasuring these people around me, and I think he's one of them I'll always treasure for my life. सबको पता है ये चीज, जितने भी लोग ने आपके प्रोफाइल पे देखा है, ठीक है सर। क्या फीलिंग थी जब आप द किंग खान को मिले थे, जब आपको मौका मिला एंड आपको पता चला? ये स्टोरी मुझे पर्सनली पता है, लाइक आई हैव हर्ड इट, मैंने विजुअलाइज किया कि क्या हो सकता है। सर वो बता दो फिर से एक बार, लाइक ऑडियंस के लिए, लाइक हाउ वाज इट, व्हाट वाज इट, हाउ वाज दैट पर्सन, हाउ वर यू, एवरीथिंग। सो मैं बहुत ही एडमायर करता हूँ। आई थिंक मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इनके फैन है। मैं तो प्यार करता हूँ उनसे, ऑल्सो फॉर अ रीजन। उनका नाम, उनका फिल्मों में बहुत बार नाम राहुल रह चुका है। दैट इज नन अदर देन शाहरुख सर। शाह सर का नाम बहुत बार राहुल रह चुका है। और मैं जब आई एम अ 90s किड, तो उस टाइम पे कुछ कुछ होता है, हाँ। ये सारी फिल्में आई थी, और मैं बहुत ही इन्फ्लुएंस हुआ था उनके कैरेक्टर को लेके, उनकी पर्सनालिटी को लेके। वो जिस तरह से बात करते हैं वो, या वो जिस तरह से रियल में है। तो बचपन से ही सपना रहा है कि कभी ना कभी मैं एक बार उनके लिए कुछ करूँगा, और वो मौका मेरे को और हक से करूँगा। उनको कोरियोग्राफ करने का बहुत ही अंदर से मन था, और आई थिंक बचपन से ही मैं मैनिफेस्ट कर रहा था कि कभी ना कभी करूँगा। मैं सिर्फ प्रे करता था कि भगवान से कि जब तक मैं कोरियोग्राफर बन जाऊँ, उन्हें प्लीज इंडस्ट्री में काम करने के लिए रखना। मतलब वो हमेशा करते रहे, और वो मौका मुझे मिला थैंक्स टू रेमो सर अगेन। जीरो फिल्म का एक गाना था, जीरो फिल्म के 3 गाने किए, जहाँ मुझे मौका मिला उनके साथ इंटरैक्ट करने, उनके साथ उनको डांस सिखाने का। और मेरे लिए वो 10-12 दिन मेरे लाइफ के बेस्ट डेज थे, ये मैं बोल सकता हूँ। क्योंकि उनके साथ रहना, उनके साथ बात करना, उनके साइड में खड़े रहना, यही मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फैक्टरी था आई थिंक। क्योंकि इतने साल रुका था, इतने साल वेट किया था, तो मतलब यार सामने से लाइव देखने का मौका। मैं बहुत ही फैन की तरह बात कर रहा हूँ, बट येस आई एम अल्टीमेट फैन बॉय ऑफ SRK। फिर कैसे, मतलब आप खो गए लिटरली, हो गए एकदम बात। हाँ, तो क्या कॉल कैसे रेमो सर आए, बोले कि हाँ, तो गाना आया मेरे पास, शाहरुख सर का गाना है और उनके फिल्म का गाना है, और उस फिल्म में वो बौने दिखाए गए। तो वो विजन रख के हमें कोरियोग्राफी करनी है, और बट एट द सेम टाइम बहुत ही प्रेशराइजिंग था मेरे लिए। क्योंकि सबके साथ काम किया, सबके लिए कुछ ना कुछ क्रिएट किया।
अब इनके लिए जिनको मैं बचपन से फॉलो कर रहा हूँ या एडमायर कर रहा हूँ या जो भी है, स्टूडियो गया, स्टूडियो पहुंचा, गाना प्ले किया, सुन रहे थे कैसे करे, वो सारी चीजें कर रही थी। और जो मेरे बॉडी रिएक्ट कर रहा था उस म्यूजिक पे, मैं अपने आप अंदर खुद को शाहरुख खान समझ रहा था। और मैं बोल रहा था कि वो होंगे तो वो ऐसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे, और उस तरह से मैंने पूरा गाना किया। अब टाइम आया कि हमें सेट पे जाना था क्योंकि नेक्स्ट डे शूट होने वाला था। और हमें बोला गया कि शाह सर आने वाले, बिकॉज ही वांट्स टू सी द कोरियोग्राफी, बिकॉज ही विल लर्न इट व्हाटएवर एंड परफॉर्म द नेक्स्ट डे। तो हम लोग पहुंच गए थे और मैं बहुत ही नर्वस था और बहुत ही एक्साइटेड भी था और रुका भी था कि अभी आएंगे। और फिर जैसे कभी खुशी कभी गम में जया बच्चन थाली लेके खड़े थे और एंड शी कैन फील द वेव, शी कैन फील द ब्रीज कि कोई आ रहा है। मेरे साथ एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। मैं रुका था और यू कुड एक्चुअली स्मेल हिज परफ्यूम फ्रेग्रेंस फ्रॉम फार डिस्टेंस ऑल्सो, लाइक बहुत ही दूर से तुम्हें पता चल जाता है कि कोई आ रहा है। और आई थिंक वो मैंने सेंस कर लिया था। और फिर मैंने देखा कि शाह सर आए और फिर मैं सिर्फ ऐसे खड़े रह गया था और मैं सिर्फ देख रहा था। फिर उन्होंने सबसे जाके उन्होंने पर्सनली मिले सबसे, फिर सबसे मिले और मेरे पास आए और उन्होंने हैंडशेक किया और मैंने भी हैंडशेक किया और मैं ऐसे था। और फिर उन्होंने मेरे को बोला कि कुड यू प्लीज शो मी द कोरियोग्राफी एंड और मैंने फिर आई वाज बैक इन माय जोन। आई वाज लाइक नहीं मेरे को ये दिखाना है, अच्छे से दिखाना है। एंड आई शोड हिम द कोरियोग्राफी, आई परफॉर्म्ड फॉर हिम and he really liked it and he was very happy seeing me perform is what I'm assuming. तो मैं तो बहुत खुश था कि यार मैंने परफॉर्म कर लिया। एंड फिर उन्होंने बोला कि मैं एक और बार देखना चाहूंगा और फिर मैंने उन्हें फिर से करके दिखाया। एंड देन ही केम लाइक प्लीज टीच मी फ्यू थिंग्स एंड देन उन्हें मैंने थोड़ा एक पीस ऑफ कोरियोग्राफी सिखाई। एंड फिर उन्होंने बोला कि मैं कल आता हूँ और कल सीखूंगा टेक से पहले और फिर करते। एंड देन ही हग्ड मी एंड देन ही लेफ्ट and I was the happiest kid on this planet that day. Like कि कितने साल से तुम किसी चीज को विजुअलाइज करते हो या किसी चीज को सोचते हो और वो जब पूरा होता है वो फीलिंग क्या होती है, वो फीलिंग मुझे उस दिन हुई। एंड आई वाज एक्सट्रीमली हैप्पी। एंड देन उसके बाद बैक टू बैक फॉर 12-13 days I was with them. अच्छा, शूटिंग फॉर 3 songs. So, वो परफ्यूम वाला सिनेरियो तो बताया नहीं आपने। वो कब हुआ? मेरे नाम तू के बाद ही हुआ था? नहीं, वो मेरे नाम तू पे नहीं हुआ। हाँ, जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग था मेरे नाम तू, हमने दूसरा गाना था जो शूट किया। फर्स्ट सॉन्ग था उसी फिल्म का, ओफो खुदा करके, वेयर इट्स अ पार्टी एटमॉस्फेयर एंड वेयर इज डांसिंग फॉर अनुष्का। तो एक सीक्वेंस था जहाँ पे उन्हें स्लाइड करना था, फ्लैट फुट स्लाइड करना था। और वो आई थिंक हमारा लास्ट शॉट भी था। तो हम ट्राई कर रहे, हो नहीं रहा क्योंकि सरफेस उतना स्मूथ नहीं था। सो बहुत ही लोग सभी दिमाग लगा रहा है, कोई टैल्कम डाल रहा है, नहीं हो रहा है, कुछ और कर रहा है, ये कर रहा है। और मैं लगा पड़ा था, मैंने टैल्कम डाला, मैंने सो रहा हूँ, स्लाइड कर रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, मतलब पूरा गंदा हो चुका था। और वो साइड में खड़े होते देख रहे थे, सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे। तो मैंने ये किया, वो किया, सब ट्राई किया। फिर वो आए चल के एंड फिर मेरे साथ खड़े और उन्होंने अपने बॉय को बुलाया और उन्होंने कि बंगाली जाके परफ्यूम लेके आओ। तो मुझे लगा कि वो परफ्यूम स्प्रे करेंगे फ्लोर पे सो दैट वो स्लाइड कर पाए। मतलब उनको ज्यादा एक्सपीरियंस है स्लाइड करने का, मतलब इनको ज्यादा आइडिया होगा, हम तो अभी समझ रहे। तो वो उन्होंने एक पेटी पैक परफ्यूम ओपन करके उनके हाथ में दिया, उन्होंने मेरे को दिया और बोला राहुल दिस इज व्हाट आई यूज। मैंने ऐसे बोला सर वेरी नाइस, नो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर यू। अच्छा। और वो उन्होंने मेरे हाथ में दिया एंड और मैंने वो लिया और मैं एक कोने में पिलर के पास जाके ऐसे खड़े हो गया और पूरा सेट ताली बजा रहा था। तो आई थिंक दैट वाज अगेन वन ऑफ द मोमेंट्स दैट आई विल नेवर फॉरगेट, क्योंकि ऐसा कुछ you still cherish that, I think every I still time cherish that. I still haven't used that perfume. I only use that on my birthday and on 2nd November on his birthday. yes. So ये 2 dates है जहाँ पे मैं वो परफ्यूम यूज करता हूँ just to feel his presence.
I am also manifesting like you know that. I hope he comes and manifesting that. Yes, very soon. Yes, इंशाल्लाह सर वो भी आए. एंड सर एक और एक चीज थी कि प्रेशर कितना होता है सर आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए. Yes, I think ये यहाँ पे एक असिस्टेंट का रोल बहुत ही क्रूशल होता है, बिकॉज ही इज द वन हु इज द मीडिएटर बिटवीन अ कोरियोग्राफर एंड द आर्टिस्ट. उन्हें ही जाके वो आर्टिस्ट को सिखाना है, उन्हें ही वो सारी चीजें कन्वे करनी होती है जो एक कोरियोग्राफर को अपने गाने में चाहिए. सो व्हेन यू आर एन असिस्टेंट, डेफिनेटली वो जॉब बहुत ही क्रूशल और बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है. सो बीइंग एन असिस्टेंट कोरियोग्राफर इज ऑल्सो नॉट जस्ट अबाउट डांस और टीचिंग डांस. जो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते या दे फेल टू अंडरस्टैंड कि एक असिस्टेंट का जॉब सिर्फ डांस सिखाना नहीं है, स्पेशली ऑन फिल्म सॉन्ग्स. इट इज ऑल्सो अबाउट चेकिंग ऑन योर डांसर, चेकिंग ऑन द कॉस्ट्यूम, चेकिंग ऑन द सेट. एवरीथिंग अ कोरियोग्राफर वुड डू और वुड वांट फॉर हिज सॉन्ग इज हिज जॉब. उनका काम ही होता है कि वो जो हमारे कोरियोग्राफर सर विजुअलाइज कर रहे वो सारी चीजें अचीव हो. सो उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है आर्टिस्ट और उसका परफॉर्मेंस, बिकॉज वो अच्छा परफॉर्म करेगा तब जाके कोरियोग्राफर का काम दिख के आएगा, या तब जाके लोगों को ये गाना या ये स्पेसिफिक काम पसंद आएगा. You have been there, no? Already assistant choreographer. I have been there all my life. So I think I've dealt with different mindset, different people and different artists. हालांकि अभी बहुत ही जो यंग जनरेशन है वो बहुत ही अच्छे हैं. उन्हें अपना काम पता है, उन्हें अपने चीजें पता है जो उनको डिलीवर करनी है. माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक मूवी सॉन्ग कोरियोग्राफी या एक एल्बम सॉन्ग कोरियोग्राफी में एक एस्टिमेशन बता दीजिए कि कितना फी होता है कोरियोग्राफर का, कि एक जो भी छोटा लेबल है या बड़ी बैनर की मूवी है, एक एस्टिमेशन की इतने से लेके इतना तक मिल सकता है व्हेन यू एक्चुअली बिकम द कोरियोग्राफर. आई थिंक यही सवाल आज से 10 साल पहले अगर तूने मुझे पूछा होता या हम यहाँ बैठे हुए होते तो मैं शायद तेरे को एग्जैक्ट फिगर्स दे सकता. बट आई थिंक आज की जनरेशन में म्यूजिक लेबल्स भी बहुत ही ओपन है विद कोरियोग्राफर्स, एज इन हायरिंग देम. सो अ पर्सन हु इज नॉट एक्सपीरियंस्ड, who's a very newcomer or who's just an influencer on Instagram, is also choreographing music videos. Yeah. And a person who is highly experienced is also working at the same time for films or music videos. So वो फ्रेम या वो स्ट्रक्चर अभी वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करते थे, कि हम जिन्हें देख के बड़े हुए तब के टाइम में 4 से 5 ही नाम थे. जैसे सरोज खान मैम, अहमद खान सर, रेमो सर, बॉस्को सीजर, गणेश हेगड़े, गणेश आचार्य, ये 6-7 नाम थे जो हमें पता थे कि ये कोरियोग्राफर्स है. हम कोई भी फिल्म का सॉन्ग देखते तो हमें पता चल जाता था, और उसके नीचे वही 6 नाम में एक नाम आता. आज अगर तुम कोई फिल्म सॉन्ग देखोगे तो वो तुम कभी गेस नहीं कर पाओगे कि गाना किसने किया, ये गाना किसका है. तो इसलिए बिकॉज वो स्पेक्ट्रम इतना बड़ा हो गया कोरियोग्राफर्स का, so cost wise या remuneration wise also it differs highly, like there's no boundary now. So but एक होता ना सर, एक मिनिमम तो भी होता है कि इतना से इतना मिल जाता है कि when you start. For example, आज अगर किसी इन्फ्लुएंसर को कोई म्यूजिक वीडियो मिला, ठीक है, he might go for the opportunity and he might work for free also, and that has happened. उनके लिए वो नया काम है तो वो शायद फ्री में करेंगे. करेक्ट. तो उस चक्कर में जो आपको जवाब चाहिए वो 0 हो गया, कोरियोग्राफर फी 0 हो गया. और उसी जगह पे जो हमारे आज के बहुत ही बड़े नाम है कोरियोग्राफी इंडस्ट्री के, बॉस्को सीजर हो गया या अहमद खान सर हो गया, रेमो सर हो गए, ये लोग बहुत चार्ज करते होंगे शायद. आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट इनका स्पेसिफिक कोई चार्ज होगा. सो अब हमारा बार उतना हो गया. See, you can go from zero to any number. Any like amount, there's right? no accuracy now because there's nothing wrong in it. Like अगर मेरे को भी, अगर मैं जब स्ट्रगल कर रहा था या जब मैं जस्ट इंडस्ट्री में आया था और किसी ने मुझे बोला था कि ये म्यूजिक वीडियो चल तू कोरियोग्राफ कर, तो मैं हैप्पीली जाता, भले मुझे उसके पैसे नहीं मिल रहे होते, बिकॉज आई वांटेड टू गेन एक्सपीरियंस दैट वे. सो जो आज बंदा बहुत ही कम पैसे में या नो वैल्यू पे काम कर रहा है, he is gaining something out of it. Correct. Which is not wrong. So उस जगह पे मैं भी था कभी ना कभी. So yes. सर कभी भी आप असिस्टिंग में या कुछ एज एन इंटर्न, या चलो वो तो समझ में आता है कि इंटर्न वगैरह, बट जो इंसान
कर रहा है, मतलब सालों से काम कर रहा है, वो झिझकता है पूछने के लिए कि मेरा पेमेंट क्या होगा व्हेन इट्स अ बिग कोरियोग्राफर और एनीवन हु इज, मतलब कोई बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, किसी के अंडर काम कर रहा है, तो वो झिझकता है, नहीं पूछ पाता है. तो क्यों सर, ऐसा क्यों है? लाइक यू नो व्हाई इज इट? एंड समटाइम्स आई हैव सीन पीपल गेटिंग एंग्री फॉर दैट. जो सालों से असिस्ट कर रहे हैं सर, आज भी वो कतराते हैं, मतलब झिझकते पूछने के लिए कि मेरा पेमेंट इस प्रोजेक्ट पे कितना होगा, जो कर चुके, मतलब 6 साल पकड़ लो, 7 साल असिस्टेंट हो गया. एंड व्हेन द कोरियोग्राफर इज आल्सो कॉलिंग देम कि यू कम ऑन बोर्ड विद दिस प्रोजेक्ट, हेलो तू फ्री है क्या? अच्छा ये काम है, तू आ जा. तो वो ले ठीक है, आता हूँ, फ्री हूँ, पर वो कॉल कट, उसके बाद क्या? तो वो सिनेरियो सर इन लोगों के लिए पूछ. दैट आई थिंक everyone has the right to ask. It might every choreographer has a team. Maybe अगर आपको लगता है कि you're not feeling right to ask the choreographer for that, you can always ask the team for it, which will eventually reach the choreographer in a better way. हम बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हम, बिकॉज हम सब लोग इतने साल से काम कर रहे, ये सारी चीजें लोगों को खटकती है. Correct. जो नहीं होनी चाहिए. और अगर वो होती भी है, सो आई थिंक दैट्स अ राइट वे टू अप्रोच टुवर्ड्स इट फॉर ऑल द असिस्टेंट और फॉर एनीवन फॉर दैट मैटर. सो आई थिंक इन अ नाइसर वे इट कैन बी कम्युनिकेटेड टू द पर्सन. कम्युनिकेशन गैप है हमारे इंडस्ट्री में, वो है, ये है ना, वो है, ये है, वो है. थोड़ा सा सही होना चाहिए. हाँ, वो होगा. आई थिंक अभी का जो जनरेशन है उसके बाद होगा, क्योंकि अभी बहुत ही लोग प्रोफेशनल हो चुके हैं. अब तक हम बहुत ही पर्सनल रिलेशन पे लोगों के साथ काम करते थे, क्योंकि हम बहुत ही इमोशनल है एज पीपल, इंडियन स्पेशली. वी आर वेरी इमोशनल एज पीपल एंड हम काम को भी काम की तरह नहीं करते हुए हमें अपने घर का काम समझ के करते हैं, बहुत ही पर्सनल वे से करते हैं. इसलिए शायद वो रिस्पेक्ट होता है जो हम हमारे मेंटर्स को या. बट आई थिंक वी नीड मोर कोरियोग्राफर्स लाइक यू. आई थिंक वो कम्युनिकेशन गैप आपके साथ कभी रहा नहीं है मेरा. तो आई थिंक ये चीज ठीक होनी चाहिए सर. होनी चाहिए. अगेन मेरे ख्याल से वो सबका पर्सनल रिलेशनशिप है. हमारा रिलेशनशिप वैसा है, इसलिए आई थिंक यू आर क्वाइट ओपन अबाउट अप्रोच, या वो अप्रोच है हमारे बीच में, दैट यू कैन आस्क मी एनीथिंग, आई कैन टेल यू एनीथिंग. वैसा अप्रोच हम शायद सबके साथ नहीं एस्टैब्लिश होता, या उतने साल या उतना टाइम हमने उतना स्पेंड नहीं किया होता कि हम वो अप्रोच रख सके. तो आई थिंक विद टाइम इट हैपेंस. सो या बट कम्युनिकेशन थोड़ा ठीक हो सकता है. डेफिनेटली हो सकता है. वो हमेशा रहेगा शायद, या वो हमेशा होगा. बट आपने एटलीस्ट इसके बाद तो एटलीस्ट एक मैसेज तो पहुंच गया लोगों के ज़हन में कि गाइस जस्ट डोंट फियर. आई थिंक एवरीवन इज ह्यूमन बीइंग. fear about anything and people until also and unless you're doing anything wrong. Yes, because there are a lot of people who have done wrong, is why also this gap has been created, or this trust issues बहुत हो चुके. सो अगर आप सही हो, आप ईमानदार हो, आप ऑनेस्ट हो अपने काम को लेके, अपने आसपास के लोगों को लेके, अपने मेंटोर को लेके, आई डोंट थिंक सो देयर हैज टू बी एनी फियर. देन यू कैन हैव अ क्लियर कम्युनिकेशन और अप्रोच टुवर्ड्स इट. एक इंसान है जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ, दिस ब्रांड RNP. वो बहुत सारे रूमर्स है कि RNP ऐसा था या RNP वैसा है, राहुल एंड पॉल आर नॉट टुगेदर, झगड़ा हो चुका है, ये हो चुका है. अच्छा? अरे हुआ है. अरे सर मैंने सुना इंडस्ट्री में, मैं जितने भी क्वेश्चंस पूछता हूँ, मैं सर्वे के बेसिस पे ही पूछता हूँ. मैं जो इंटरनेट पे देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे रिसर्च करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, मैं सब कंसिडर करके ही पूछता हूँ. तो RNP के बारे में ना बहुत सारे रूमर्स है कि आप और पॉल सर झगड़ा हो गया या कुछ तो हो गया, साथ में अभी काम नहीं करते. अभी देखना वो राहुल वो उधर मूवीज में बिजी हो गया, वो उधर रियलिटी में बिजी हो गए, दोनों अलग हो गए, ब्रेकअप हो गया वगैरह हो गया. आज क्लियर कर दो सर, क्या है? अभी 2 मिनट पहले उसका मैसेज आया कि बिल बनाना है कोई तो प्रोडक्शन हाउस के लिए. वो बना रहा था मैं जब मैं बाहर बात कर रहा. सो ऐसा कुछ नहीं है. फर्स्टली टचवुड ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को, बहुत पार्टनर्स को अलग होते हुए देखा है इंडस्ट्री में, बड़े बड़े नाम. बट हम अभी भी साथ में हैं. इट्स जस्ट दैट कि हमारी फील्ड थोड़े बहुत अलग हो चुके. मेरे को बचपन से ही, जैसे मैंने बोला कि मेरे को बचपन से ही फिल्म कोरियोग्राफर बनना था, एंड दैट वाज माय अल्टीमेट गोल. तो उस दौरान, उस बीच में रियलिटी शोज हैपेंड, एंड रियलिटी शो पहले नहीं था. वो वेव आया डांसर्स का, और
और एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई कोरियोग्राफर्स के लिए. एंड आई थिंक मेरे और पॉल की जोड़ी बहुत ही हाईलाइट हुई थी रियलिटी शोज में बिकॉज ऑफ द वर्क दैट वी डिड, द थिंग्स दैट वी क्रिएटेड. एंड आई थिंक इसीलिए लोग हमें पहचानते या जानते हैं एज टुगेदर RNP. एंड वी आर स्टिल टुगेदर एंड आई थिंक वी विल ऑलवेज बी टुगेदर. जब जब कोई आपको आपके खराब टाइम में आपके साथ होता है, आई थिंक उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए. ये किसी ने तो कहा था, कहीं तो हमने सुना था. सो आई जेन्युइनली फॉलो दैट. जाकिर खान ने भी एक बार बोला था कि ये मैटर नहीं करता कि आपको कितने लाइक्स, फॉलोअर्स या कितने लोग आपके शो पे आते हैं, आपकी मैयत पे कितने लोग आते हैं वो मैटर करता है. सो लोगों को लोग कमाना जरूरी है. एंड आई थिंक आई वाज वेरी लकी एंड फॉर्चुनेट कि मेरे को पॉल सही टाइम पे मिला और सही टाइम पे हमारी जोड़ी अपने आप ही क्रिएट हुई. एज कोरियोग्राफर्स एक शो हमने किया था जहाँ पे मैं एज अ कंटेस्टेंट जा रहा था, पॉल को एज अ कोरियोग्राफर बुलाया था. डेस्टिनी की बात है, 2 बजे उसे बुलाया था, 3 बजे मुझे बुलाया था. समहाउ वी लैंडेड ऑन द सेम टाइम. समहाउ वी लैंडेड एट द सेम टाइम और कोरियोग्राफर ने बोला कि कंटेस्टेंट के लिए तो स्पेस नहीं है, बट डू यू गाइज माइंड कोरियोग्राफिंग टुगेदर. इज हाउ वी बिकेम पार्टनर्स फॉर दैट शो. और उस शो में बहुत सारे एक्ट्स हमारे सुपर हिट हुए थे. ऋतिक सर जज थे, वैभवी मैम और फराह मैम भी थे, और वहां पे हमारे एक्ट्स को बहुत ही अप्रिशिएट किया जा रहा था. तो उस तरह उसके बाद बैक टू बैक शोज आए और सभी लोगों ने हमें साथ में अप्रोच किया. एंड वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स बिफोर दैट. तो हमने बोला दोस्ती तो है ही, काम भी साथ में कर लेते, क्योंकि साथ में ही रहते भी थे काम के बाद भी. तो बोला चलो साथ में ही करते. तो वैसे करते करते 10, अभी आज 12-13 साल हो गए हम साथ में. सो यस, ऑल द रूमर्स आर फॉल्स. देयर इज नथिंग लाइक दैट. हम अभी भी साथ में काम करते हैं, जस्ट कि मैं फिल्म्स की तरफ डाइवर्ट हो चुका हूँ और रियलिटी शोज भी करते हैं हम, बट एज अ टीम करते हैं. सो या, बट सर everyone loves RNP. This is like it's going nice. यस, आई थिंक बहुत प्यार मिला RNP को. एंड अभी भी मिलता है. तो हमने बहुत सारे वर्कशॉप्स किए साथ में, बहुत सारी सिटीज़ में जाके. सो आई थिंक वहाँ वो उन छोटे छोटे शहरों में जाके हमें रियलाइज हुआ कि हम यहाँ पे बॉम्बे में रह के छोटे से स्टूडियो में एक एक्ट क्रिएट करते हैं जो टीवी पे कोई और परफॉर्म करता है और वो लोगों को पसंद आता है, और उनके वजह से उनको पता चलता है कि एक्ट हमने कोरियोग्राफ किया है, और हम फिर छोटे छोटे शहरों में जाके उनको सिखा रहे. सो आई थिंक ये पूरा जो कनेक्शन था वो मेरे को बहुत ही इंस्पायरिंग लगता था कि हम कहीं ना कहीं लोगों को कुछ ना कुछ सिखा रहे या शेयर कर रहे. और सर एट द मोस्ट आप पॉल सर के लिए क्या कर सकते हो? लाइक होता है ना कि मैं जान दे सकता हूँ इसके लिए, तो वो एट द मोस्ट पॉल सर के लिए क्या कर सकते हो? मतलब किस लेवल पे आपका रिलेशन? मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है, मेरे बहुत ही कम दोस्त है और बहुत ही अच्छे दोस्त है. उनमें से धर्मेश, पॉल, हर्ष, DPRH, ये 3 है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, बहुत ही जिगरी है, और इन तीनों के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ. मतलब शायद एक रिलेशनशिप में एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के लिए करेगा, बट वो सारी चीज, वो सारी हदों को मैं इन तीनों के लिए पार कर सकता हूँ. मतलब कुछ भी कर सकता. गाइस, दोस्ती इज एवरीथिंग, दोस्ती इज फॉरएवर, डांस इज एवरीथिंग, फ्रेंडशिप इज एवरीथिंग. यस, सब मोह माया है गाइस. बाकी सब मोह माया. सर व्हाई इज योर पर्सनालिटी लाइक दिस? आपकी पर्सनालिटी ऐसी क्यों है कि आप बहुत चुप रहते हो पब्लिकली, एंड सोशल मीडिया पे भी आप ज्यादा रिवील नहीं करते हो. आप यू आर ओनली इनटू योर वर्क, और आप वही प्रोजेक्ट करते हो, आप ज्यादा अपनी पर्सनल लाइफ दिखाते नहीं हो. ऐसा क्यों है? वेल, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं है या ऐसा कोई थॉट प्रोसेस नहीं है कि मेरे को ऐसे रहना है, बट इन जनरल मैं बहुत ही इंट्रोवर्ट हूँ, मैं बहुत ही शाई हूँ. मैं इतना नहीं ओपन होता इजीली. I take some time. I take my own sweet time to open up. And I think that is also one of the reasons कि वो सारी energies, वो सारी चीज़ें मेरे काम में मैं execute करता हूँ या काम में उसको flush out करता हूँ. And yes, मैं पहले से ही ऐसा था, और and I like it that way. I like my own space. I like being around my people. And रही बात इंस्टाग्राम की या सोशल मीडिया की,
And I think abhi it is more about, it is more like a LinkedIn profile for artists, where you can लोगों को बता सकते हो कि राहुल कोरियोग्राफर है तो राहुल ने क्या क्या किया, तो राहुल का इंस्टाग्राम प्रोफाइल देखो. And you're a very smart person, like I was That I telling don't you. know. I'm very bad at it. No, but I think जैसा पोर्ट्रे हो रहा है ना सोशल मीडिया पे, like आप ना किसी को कुछ भूलने नहीं देते हो. आई हैव नोटिस दैट कि अच्छा. आप, हाँ, आपका शायद 1 साल पुराना काम हो या 2 साल पुराना काम हो, तो लोगों को आप भूलने नहीं देते हो आपका पुराना काम भी. आपको पता है कि कैसे लोगों के जहन में डालना है. ये आप शायद से इंटेंशनली नहीं करते. इंटेंशन वो नहीं होता. You really like your work, but I think that is portraying like you're a very smart person. Is it? No, True. definitely it's not with that intention. But I definitely love my work. And it is working out, whatever you're not doing with intention. I genuinely love my work. Love as in I don't advocate कि अरे मैंने ये काम किया वो किया, but I just feel grateful कि मेरे को ये सारे मौके मिले, and I would always be grateful about that. जरूरी है खुद को याद दिलाना कि तुम कहाँ से आए हो, तुमने कैसे शुरुआत की थी और तुमने क्या क्या किया है. Be it every experience that you had has helped you in some or the other way. So I think इसलिए मैं खुद ही पोस्ट करता हूँ, खुद ही खुश होता हूँ कि अरे यार हाँ, क्या दिन थे वो भी. So yes, बट इट इज वर्किंग. आपके लिए वो वर्क कर रहा है इन टर्म्स ऑफ आई वुड से PR की पब्लिक रिलेशन अच्छा बना रहा है. लोग और जान रहे हैं आपके काम के बारे में, क्योंकि कभी किसी ने टाइमिंग पे आपका काम देखा, किसी ने नहीं देखा, पर शायद आपने 1 साल के बाद पोस्ट भी किया तो लोगों को याद है, अच्छा ये इसने किया था. possibly वैसा लोगों को शायद, हाँ, जनरली जो बिहाइंड द कैमरा होते हैं उनका पता नहीं चलता कि काम क्या क्या हुआ है, क्या क्या किया है, तो शायद वो हो सकता है. ऑल्सो सोशल मीडिया आई वॉन्ट टू कीप इट टू माई वर्क. आई थिंक अभी के लिए, आज की जनरेशन के लिए या हम आर्टिस्ट के लिए वो बेटर है, क्योंकि मेरे को नहीं दिखाना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं क्या पी रहा हूँ, कहाँ आप हो वैसे आपका पर्सनालिटी. मैं, हाँ, पर्सनल. एंड आई एम नॉट सेइंग इट्स रॉन्ग, इट्स जस्ट द वे आई एम. बहुत सारे लोग हैं जिनको वो करना पसंद है. गर्लफ्रेंड है नहीं दिखा रहे, ऐसा है? नहीं है, होती तो शायद द हाई टाइम दैट आई शुड मेक इट. तो शादी नहीं हो रही आपकी एनी टाइम सून? शादी तो नहीं हो रही एनी टाइम सून, डेफिनेटली, बट ख्वाब है. कुछ फोर्स नहीं करना चाहूंगा, जो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा. आई जेन्युइनली लव माई वर्क. लाइक I can be single for my life and work till I die. So yes, but it's not that I have stopped that or blocked that thing. You know, जैसा आपने काम के बारे में मेंशन किया, you know, पार्टनर्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत होना चाहिए कि आपके काम को रिस्पेक्ट करें. Yes. आप कितने लोगों से मिलते हैं, कितने लोगों से बात करते हैं, आपका स्केड्यूल क्या है, आपके मूड स्विंग्स क्या है. So all this. So are you wishing some quality कि ये जो भी मेरी लाइफ पार्टनर है ये शायद से ये समझना चाहिए? सुनो, ये तो पहले जब भी कोई मेरे को ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डू यू सी इन योर बेटर हाफ और इन योर पार्टनर, द फर्स्ट क्वालिटी दैट शी शुड हैव इज दैट शुड बी अंडरस्टैंडिंग व्हेन इट कम्स टू माय वर्क. माय वर्किंग आवर्स आर वेरी absurd, and especially right now because I feel these are the years. हम यंग है, हम फिजिकली एबल्ड है कि हम उतना एनर्जी या उतना स्ट्रेस कर सकते, झेल सकते हैं. सो आई थिंक दीज आर द इयर्स व्हेन आई हैव टू गिव माय ऑल आउट टू माय वर्क टू रीच दैट पॉइंट दैट देन लेटर आई डोंट हैव टू वरी और फिजिकली आई डोंट हैव टू वर्क दैट मच. सो उस लेवल पे पहुंचने के लिए दीज आर द ओनली इयर्स दैट आई हैव फॉर द नेक्स्ट 4-5 years. एक क्वालिटी देखते हो कि ये डेफिनेटली होना चाहिए. वगैरह ये सब सेकेंडरी है, सब सेकेंडरी है, बाकी सब सेकेंडरी है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर हर टू हैव दिस क्वालिटी बिकॉज आई थिंक दिस इज हाउ वी बोथ टुगेदर कैन ग्रो. इफ दिस इज लैकिंग then there will be issues, then there will be problems that will affect my work, her work, everyone's. I think जो अपने काम के प्रति इतना पैशनेट होते वो समझ सकते कि काम कितना इम्पोर्टेंट है सामने वाले के लिए भी और हमारे लिए भी. Correct. अगर वो क्वालिटी मैच हो गई then I think there's no looking back. That energy, that energy should match. Sir,
अभी जैसा आपने क्वालिटीज वगैरह हम्म। बताई या जो भी है आप फोकस है, सर आप पहले से आप अपने काम को प्यार करते हो, हम्म। ठीक है, पर एक होता है ना कि नीचे जाने के बाद ही इंसान उठता है, कभी सा मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है आपको, ऐसा कुछ हुआ है सिनेरियो, एंड इफ यू वुड लाइक टू शेयर? यस यस, बहुत बार मेंटल ब्रेकडाउन हुआ है, और बहुत ही अच्छे से हुआ है. सो आई थिंक दैट्स हाउ यू ग्रो एज ह्यूमन बीइंग, राइट? हम यहाँ पे आए, हम वी आर लिविंग दिस लाइफ टू एक्सपीरियंस ऑल ऑफ दिस. करेक्ट. एंड वो होना भी कभी कभी ज़रूरी है, बिकॉज देन यू गेट अ बेटर पर्सपेक्टिव अबाउट वेयर यू आर गोइंग और वेयर यू आर हेडिंग इन लाइफ. हाउ मच टाइम, कितना टाइम लगा था आपको उससे निकलने के लिए कि इन माई केस आई थिंक इट हैपेंड इंस्टेंटली, क्योंकि मेरा ब्रेकडाउन बहुत ही बुरा हुआ था. सो आई हैड प्रिपेयर्ड माई माइंड कि अब मुझे सिर्फ फोकस करना है. आई हैव टू ग्रो इन लाइफ एज अ पर्सन, इन माई वर्क, इन एवरीथिंग. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू रीच समवेयर. लोग अक्सर बोलते कि अरे द एम और डेस्टिनेशन कीप्स चेंजिंग. आई एम श्योर इट कीप्स चेंजिंग, बट आई हैव टू रीच एट वन पॉइंट वेयर आई नो कि हाँ मैंने ये अचीव किया एंड आई एम प्राउड अबाउट इट. वो पॉइंट पे पहुंचू, उसके बाद जो भी है वो बोनस है. उसके बाद जो भी मैं अचीव करूंगा वो बोनस है, बट वहां तक पहुंचना है. और वो आई जो ब्रेकडाउन हुआ था आपका, एज क्या थी आपकी? इट बहुत बार हुआ, ऐसे नहीं. एक एक जो ऐसा रहा कि आई थिंक जब मैं आई वाज 23, that phase really impacted my life and my mental state. जिसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि अब मैं पहुंच के रहूंगा. आई थिंक वो एज बार होता है जब बहुत इजीली लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उसी एज पे तुम फ्री हो जाते हो टेक्निकली. फैमिली से मॉम डैड का बोलना कम हो जाता है. तुमने अपना कॉलेज लाइफ ऑलमोस्ट खत्म किया होता है, तो तुम्हें ऐसे लगता है कि नाउ यू नो इट ऑल. सिंपल लैंग्वेज में बोलोगे तो वो एज में आप फोड़ सकते हो या अपने आप को टूटते हुए देख सकते हो. करेक्ट. तो वो एज वो होता है. एंड आई थिंक उस एज, सही एज पे मेरे साथ हुआ, तो मेरे को लगा कि नहीं, अब इट इज टाइम टू टेक ऑफ एंड फोकस. सो आई थिंक यस, माशाल्लाह, यू आर डूइंग वेरी ग्रेट सर, वेरी. आई गेस, आई होप सो. सर अभी जितने भी जनरेशन है, यंग जनरेशन, सो उनके लिए एक मेंटल एडवाइस और एक टेक्निकल एडवाइस, जो भी डांसिंग इंडस्ट्री में है. मेंटल एडवाइस, कंपटीशन बहुत हो चुका है. इंस्टाग्राम आ चुका है, यूट्यूब आ चुका है, सोशल मीडिया ने आपको एक चीज दे दी है कि वो मीडियम ने आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है where you get the key to showcase your talent in front of the world, जो शायद हमारे पास नहीं था back then. is why we used to audition for a reality show. That was the biggest achievement. Correct. अब आपके पास, आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है. आप आपके एक स्मार्टफोन के यूजेज के साथ आप घर बैठे बैठे कॉन्स्टेंटली काम करते करते आप स्टार बन सकते हो. करेक्ट. या आप you can start earning. So I think that's a very big plus for you. So don't get distracted. अभी से plan करो where you want to reach in life. All the other things will fall in place. Everything else will fall in place. Technical advice यही बोलूँगा कि again social media के वजह से सभी को ऐसे लगता है कि oh it's easy to dance, oh it's easy to shoot a reel and earn. Yes, it is easy. Yes, you can gain followers. Yes, you can start earning at whatever age actually. But I'll still prefer and I'll still guide you or still suggest you to have some substance in you, to learn, to invest your time and energy right now in your art form or in your studies or whatever you want to do. जो भी आपको करना है उसमें टाइम अभी डालो. सोशल मीडिया कहीं नहीं जाने वाला, इट विल स्टे हियर. बट इन केस अगर आगे जाके जैसे टिकटॉक बंद हुआ था, यू नेवर न्यू दैट इंस्टाग्राम रील जाने वाला, यू नेवर न्यू कि कोई और ऐप आएगा. सो आई थिंक वो एक ब्रेक था जहाँ पे सभी लोगों को क्वेश्चन आ गया था कि अब क्या. करेक्ट. Thankfully, reels picked up and everyone who was doing good on social media are back in action. But ऐसे कभी ना हो कि कभी किसी ने डिसाइड कर लिया कि सोशल मीडिया या ये प्लेटफॉर्म बंद करना है या तुम्हारी कंट्री में बंद हो गया. तो ऐसे नहीं हो कि आप उस पोजीशन पे आके ऐसे रह जाए कि आप बहुत लेट हो चुका है,
कि मैं कुछ सीख नहीं सकता, तो उस मोमेंट के लिए और फॉर योर पर्सनल क्वालिफिकेशन ऑल्सो, लर्न, educate yourself. So yes, I think that would be just a suggestion for everyone out there. All you guys might be going through something or doing something, or might not be in a position to learn this, that. Again, social media, you have YouTube. Learn as much as you can. फाइनली वी हैव कम टू द एंड ऑफ आवर डांस टॉक्स. मैं कितना भी बोलूँ ना कम है, बिकॉज मेरे लिए ये सीरियसली आपके जब लिटरली बोलते हैं ना कि एक मेंटर गुरु जब आपके सामने आके बैठते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, आप सिर्फ आप जैसे बताए कि आप इंट्रोवर्ट हो, आप ज़्यादा शेयर नहीं करते हैं, पर इस मीडियम पे आके आप शेयर कर रहे हो, वो सिर्फ मेरे लिए, मुझे पता है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कुछ अच्छा करने के लिए सोच रहा हूँ एंड लोगों के लिए करने के लिए सोच रहा हूँ, एंड यू सी द इंटेंशन कि हाँ है करके, एंड आप I really feel very grateful right now at the moment. This is very much for me. Matlab, it's more than an achievement. Thank you so much for coming. I would really genuinely would like to thank Piyush Dance Studio for hosting this dance talks, and also our clothing partner, Hip Hop Clothing India. They're also our gifting partner. So we have a hamper for you. We have a gift for you. So this is a gift from Hip Hop Clothing India. So ये आपके लिए sir. Thank you. Yes. Well, I'm very glad to be here. Firstly, thank you, Faizan, for doing this, for initiating this idea. क्योंकि मेरे को याद है आपने फ़ोन किया था कि आप प्लान कर रहे हो ऐसा कुछ करने का, and now I can see all your reels, all your content, and I think you're at the right path. It's great. I feel grateful that I could share my experience. I think I would like to thank my mentors, क्योंकि I think उन्होंने जो कुछ दिया उन्होंने दिया, is why I could share it with you. और मेरे को भी कभी ना कभी, जैसा मैंने बोला, किसी ने हेल्प किया. So I believe in that मैं भी वो पास ऑन कर सकूं. तो जितना मैं दे सकता हूँ उतना मैं दूंगा लोगों को, how much ever I can share. And yes, I'm still learning, still growing. Maybe we'll meet see, again. Yes, and we'll at a see. bigger platform. We would love to see you soon. साथ में ही ग्रो करेंगे. साथ में ही ग्रो करेंगे हमेशा. आपने अपना स्केड्यूल, जो सच में बिजी स्केड्यूल है, टाइम निकाल के आपने इस डांस टॉक्स को दिया. Genuinely thank you so much for coming. See you soon. Bye bye sir. Take care. All the best. Keep dancing. Yes. Much love.